कुंडली में कुछ भी लिखा हो, न्यूमरोलॉजी में कुछ भी लिखा हो, बट तुम्हारी सोल पावर क्या है, तुम्हारी अपनी जीने की इच्छा क्या है, अपनी सक्सेस पाने की इच्छा क्या है, ये डिसाइड करेगी तुम्हारी सोल की डेस्टिनी। सो बेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गिव टू परमात्मा इज बाय सेलिब्रेटिंग योर लाइफ, एंड दैट इज हैपेंड बिकॉज ऑफ द ग्रैटिट्यूड। किस्मत चले उससे पहले मुझे भी तो चलना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे बैठ के बोलूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर लो और मैं सारा दिन मेहनत करता रहूँ, क्या बात जचेगी? क्या नहीं जचेगी। अगर सर किसी को पता ही ना हो कि मेरे अंदर क्या हिडन टैलेंट है या मेरा नीश क्या हो सकता है, तो क्या इसके लिए भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं? तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आपके नंबर्स के हिसाब से अगर मान लो आप ये काम नहीं करते, बट अब वो आपकी रियल वैल्यू है, स्टिल यू कैन सक्सीड। इंडिविजुअल सोल की निशानी है कि वो चुनती क्या है। क्या आज वो घृणा को चुनेगी या प्यार को चुनेगी? क्या वो आज अवसर को चुनेगी या फिर वो आज संशय को चुनेगी? क्या वो आज संभावना को चुनेगी या फिर वो आज डाउट को चुनेगी? तो ये एक सोल की पावर है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। आज के पॉडकास्ट में हम बहुत ही यूनिक बातें करने वाले हैं। बात सारी मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी होंगी, लेकिन उनमें जो तड़का लगा है वो न्यूमरोलॉजी का लगा है, वो स्पिरिचुअलिटी का लगा है। साथ ही हमने बात करी है सोल विल के ऊपर। जी हाँ, सोल विल, यानी कि आपकी आत्मा कितनी पावरफुल है, कितनी विल पावर है उसके अंदर, और उसका मैनिफेस्टेशन से क्या कनेक्शन है, उस पर भी बात हुई है। साथ ही हमने बात की है 21 डेज मिलेनियल चैलेंज। जी हाँ, जो हमारे गेस्ट हैं आज के, उन्होंने बताया है कि कैसे आप 21 दिन का ये मिलेनियल चैलेंज ले सकते हैं। पूरा प्रोसेस उन्होंने बताया है, और फिर देखिए कि उनका दावा है कि आपकी लाइफ बदल जाएगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें फॉलो करनी है। एक भी चीज़ छूटी तो फिर वर्क नहीं करेगी। तो बिना देरी करे मैं अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन आपसे कराती हूँ। रेनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड मैनिफेस्टेशन कोच जुड़ रहे हैं मेरे साथ, अंकित बत्रा सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्ते इला जी, नमस्ते। सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम, आपके भी भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। सो स्टार्ट करते हैं। एंड यस, सो सोल की बात कर लें। बिल्कुल, सोल विल। मैंने अपने दर्शकों को बताया है कि कैसे सोल विल का पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है। तो आप बताइए, आप इलैबोरेट करके बताइए। मैं बताता हूँ, बिल्कुल। तो एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। बहुत अमेजिंग स्टोरी है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग स्टोरी, और बिल्कुल रियल लाइफ के ऊपर आधारित है। बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा क्या होता है। तो एक बार की बात है, एक गांव से महावीर और उनके शिष्य गोशालक निकल रहे हैं। महावीर और उनके शिष्य गोशालक निकल रहे हैं, और सामने एक खिला हुआ, मतलब एक खिलता हुआ, अभी बडिंग की फॉर्म के अंदर एक फूल है। बहुत प्यारा सा फूल है गुलाब का, जो कि बड करने ही वाला है, जो कि खिलने ही वाला है कुछ दिनों में। और गोशालक यहाँ पे महावीर जी से पूछता है कि महावीर, क्या ये फूल खिलेगा या नहीं खिलेगा? महावीर ने फूल की तरफ देखा, आंखों को बंद किया, अंतर ध्यान किया, फूल की आत्मा से कनेक्ट हुए। थोड़ी देर में आंखें खोली और महावीर ने कहा, ये फूल खिल पाएगा, ये फूल बन पाएगा, ये पौधा फूल बन पाएगा। इतनी कहने की ही देर थी कि गोशालक ने वो फूल को तोड़ा और तोड़ के फेंक दिया, और हंसने लगा जोर जोर से, जैसे कि ये साबित करना चाह रहा था कि आप गलत हो सकते हो। अपने मास्टर को ही टेस्ट करने चला था, और ऐसा कहते हुए जो है वो हंसते हुए चले गए। सब दोनों चुप हो गए, और आज गोशालक जो है वो हंस रहा था, महावीर चुप थे। थोड़े दिन की बात है, वापस से ये यहाँ पे आए, और वापस से आने के बाद इन्होंने साथ वाली जो कुटिया है, वहां पे बिल्कुल साथ में जो कुटिया थी, वहां पे ये रह रहे थे। कुटिया के बाहर महावीर ने गोशालक को इशारा किया, देख उस फूल को। और क्या देखता है गोशालक? देखता है कि वो फूल जिसको उसने तोड़ के फेंक दिया था, वो खिल उठा था। आज गोशालक को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। आज महावीर हंस रहे थे, गोशालक शांत था। बाहर आए और चर्चा हुई इस बात के ऊपर। तो गोशालक ने महावीर से पूछा, ये क्यों जन्म लिया, वापस क्यों जन्मा ये? तो महावीर ने बोला कि गोशालक, जब तूने उस दिन उसको तोड़ के फेंक दिया था, ये जमीन पे गिरा हुआ था। थोड़े दिन बाद बारिश हुई, वर्षा हुई, और ये दोबारा जग उठा। तो उस दिन जब मैंने आंखें बंद करी थी, मैंने इसकी डेस्टिनी देखने की कोशिश करी थी कि इसकी किस्मत में जीना लिखा है कि नहीं। और मुझे पता था इसकी किस्मत में जीना लिखा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था, ये मैं जानना चाह रहा था कि ये इसके अंदर खुद की सोल पावर है उठने की या नहीं। क्योंकि मुझे पता था कि जैसे ही मैं बोलूंगा कि नहीं बचेगा, तू फेंक देगा इसको उठा के, और इसकी किस्मत में जीना लिखा है। बट क्या इसकी सोल जीना चाहती है नहीं चाहती, वो उस दिन मैं देख रहा था। इसलिए मुझे 5 मिनट का समय लगा था इसकी सोल के साथ कनेक्ट होने के लिए। मैं देखना चाहता था इसके अंदर जीने की चाह है कि नहीं। तो यही हम सबको बोलना चाहते हैं। कुंडली में कुछ भी लिखा हो, न्यूमरोलॉजी में कुछ भी लिखा हो,
बट तुम्हारी सोल पावर क्या है, तुम्हारी अपनी जीने की इच्छा क्या है, अपनी सक्सेस पाने की इच्छा क्या है, ये डिसाइड करेगी तुम्हारी सोल की डेस्टिनी। फिर हम आगे जाते हैं, गोशालक और महावीर आगे जाते हैं, और गोशालक बोलते हैं कि अगर मैं इसको दोबारा तोड़ के फेंक देता तो। महावीर बोलते हैं बट तू इतना साहस भी ना कर पाया, तू फूल से भी हार गया गोशालक, तू आज उस फूल से भी हार गया, क्योंकि तुझे पता था अगर मैंने दोबारा तोड़ के फेंका तो उसके अंदर इतनी विल पावर है कि वो दोबारा भी जी सकता है। तो डेस्टिनी तुम्हें कितनी बार धक्के दे, तुम दोबारा उठ के खड़े हो सकते हो, दोबारा आगे आ सकते हो, बस तुम्हारी सोल के अंदर वो पावर होनी चाहिए, वो आगे बढ़ने की चाहत होनी चाहिए। इसलिए न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी एक तरफ, सोल की विल पावर एक तरफ, सैल्यूट टू द साइंस ऑफ न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी, बट एक ह्यूमन लाइफ एक चौराहा है, रोज हमें हजारों अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, हमारे सामने हजारों गिफ्ट पड़े हैं, क्या 1000 गिफ्ट हम खोल के देखेंगे, या हम खोए रहेंगे, या हम विचारों में खोए रहेंगे, या फिर हम संशयवादी हो जाएंगे। अगर हम संशयवादी हो जाते हैं, अवसरवादी नहीं होते, अगर हम अवसरवादी होते हैं तभी तो अवसर को उठा पाएंगे। तो क्या हमें संशयवादी होना है या अवसरवादी होना है? अगर संशयवादी हैं तो हर चीज पे डाउट है, अगर अवसरवादी हैं तो हर चीज में अवसर ढूंढ लेते हैं। तो दो यहां पे मैं स्टोरी सुनाना चाहता हूं, बहुत अमेजिंग स्टोरी है दो भाइयों की। एक भाई हमेशा नेगेटिव इलाजी, एक भाई हमेशा पॉजिटिव। तो इसके पापा ने सोचा कि ये जो नेगेटिव वाला भाई है, किसी के बर्थडे पे भी जाता है तो बोलने लग जाता है कि ये मरने वाला है, और अगर ये पॉजिटिव वाला भाई किसी के मरने पे भी जाता है तो ये वहां जाके क्या बोलता है, मरने पे भी जाता है तो बोलता है अच्छा हुआ कि चले गए, बीमार थे, परेशान थे। तो उन्होंने बोला यार बैलेंस करना जरूरी है, इनको बैलेंस करते हैं दोनों भाइयों को। तो पिताजी ने एक दिन एक खेल रचा, फ्राइडे का दिन था, और उन्होंने, जो भाई हमेशा नेगेटिव रहता था, उसके कमरे के अंदर बहुत सारे केक रखे, कैंडल्स रखी, और जो ये पॉजिटिव वाला भाई था, इसके कमरे के अंदर गधे की शिट रखी, मतलब उसका अवशेष रखा। अगले दिन जब दोनों सुबह उठे तो क्या देखते हैं, ये देखते हैं कि जो नेगेटिव वाला भाई है वो चिल्ला चिल्ला के रोते रोते बाहर आता है, और रोते रोते बाहर आके बोलता है कि तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, तुमने केक रखा है, अब तुम वहां पे कैंडल जलाओगे और मुझे मार दोगे। बहुत 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 फादर का दिल दुखता है कि इसके लिए मैंने इतना किया, फिर भी ये नेगेटिव इंसान पॉजिटिव ना हो पाया। दूसरी तरफ वो पॉजिटिव इंसान जो था, वो भागता हुआ पापा के गले लग लेता है, पैर छूता है, चूमता है, माथे पे हाथ रखता है, और बोलता है कि पापा आपने मेरे लिए इतना सोचा, आपने गधे की शीट रखी है, यानी कि गधा भी आएगा, यानी कि घोड़ा भी आएगा, आप मेरे लिए घोड़ा लाए हो, आप मेरे लिए गधा लाए हो, थैंक यू पापा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये इंडिविजुअल सोल की निशानी है कि वो चुनती क्या है, क्या आज वो घृणा को चुनेगी या प्यार को चुनेगी, क्या वो आज अवसर को चुनेगी या फिर वो आज संशय को चुनेगी, क्या वो आज संभावना को चुनेगी या फिर वो आज डाउट को चुनेगी। तो ये एक सोल की पावर है। यस ईला जी बताएं। जिस सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ की हम बात करते हैं कि मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे बड़ा रोड़ा होता है, तो सर कई बार हम देखते हैं कि हमें लोग बचपन में बोल देते हैं, या कोई हमें ज्योतिषी बोल देता है, आजकल न्यूमरोलॉजी का ज़माना है तो नंबर्स देख के भी बोल देते हैं, आप तो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं इतने फेमस, 4 और 8 देखा और डरा दिया कि भाई तुम्हारे पास तो नंबर्स ही अच्छे नहीं हैं, तुम तो मेहनत ही करते रहोगे। और फिर वो बंदा उस बिलीफ के साथ जो उसके सब कॉन्शियस माइंड में बैठा है मैनिफेस्ट करता है, तो वो तो काम ही नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि यहाँ पे जो न्यूमरोलॉजिस्ट का या एस्ट्रोलॉजर का जो है वो है डोमेन है, वो एक ऐसा बिग ब्रदर होना चाहिए जो कि मार्गदर्शक बने, ना कि डरा के सिर्फ पैसे ले ले। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी का 4-8 का कॉम्बिनेशन है तो इट इज शोइंग अ स्ट्रगल, डेफिनेटली इट इज शोइंग अ स्ट्रगल, बट इट इज गिविंग अ हेड्स अप कि आप सामने वाले को तैयार कर रहे हो कि बेटा प्रॉब्लम तो आएंगी लेकिन तूने फोड़ देना है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि लिमिटेड बिलीफ अगर आप किसी के अंदर भी डालोगे तो वो व्यक्ति को टाइम बहुत लग जाएगा उस लिमिटेड बिलीफ से उभर जाने के लिए। तो इसलिए हम उसको एक हेड्स अप देते हैं, हम उसको एक चुटकी बजाते हैं कि तेरे लिए राह जो है वो थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन तू करेगा लाइफ के अंदर। एग्जाम्पल सरदार वल्लभ भाई पटेल, सब लोगों को एक बात पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इज अ 4-8 कॉम्बिनेशन, और उनको ट्रबल आया। जवाहरलाल नेहरू जी को मिली प्राइम मिनिस्टर वाली पोस्ट, उनको नहीं मिली, उप प्रधानमंत्री बने, बट उन्होंने जितने प्रिंसली स्टेट्स थे उन सबको खदेड़ खदेड़ के आगे लाए। तो नंबर शोज यू द पाथ, नंबर आपको वो पाथ शो करते हैं कि आपकी लाइफ में ट्रबल आएगा लेकिन उनकी पॉजिटिव साइड भी है। जितना खड़े दिल से 4-8 वाला काम करा सकता है उतना 3-6 वाला नहीं करा सकता। तो यस, एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट वी शुड एक्ट एज अ बिग ब्रदर। किसी के मन में लिमिटेड बिलीफ डालने से ज्यादा अच्छा है कि उसको आगे के लिए प्रिपेयर करो, रादर देन कि डर की राजनीति खेलो, उसको संभावनाओं की राजनीति के लेके आओ कि तेरे लिए अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। तो अगेन लाइफ इज अ गेम ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड ह्यूमन लाइफ एक चौराहा है। इस चौराहे से आप किस तरफ जाओगे इंडिविजुअल सोल की वो है, लेकिन नंबर्स का भी रोल आता है। नंबर्स को अपने
हेल्प में लेके चलना है, नंबर्स को अगेंस्ट नहीं खड़ा कर लेना, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट इंटेंशन। अगर आप नंबर्स के अगेंस्ट खड़े हो जाओगे कि यार मेरा 4-8 कॉम्बिनेशन है, मैं पूरी लाइफ में अगर सक्सेस नहीं पाऊंगा तो फिर मेरे को काम ही क्यों करना है, तो यहां पे आप अपनी सोल को जो है वो डिनाई कर दोगे। एंड लाइफ कभी भी जो है वो डिनायल में घटित नहीं होती। ऑलवेज से यस टू योर लाइफ। अगर 1-5 वाले कॉम्बिनेशन को अगर मान लीजिए 6 साल में सक्सेस मिलेगी, तो 4-8 वाले को 8 में मिलेगी, बट मिलेगी ना, मिलेगी। सर, मैनिफेस्टेशन में ग्रैटिट्यूड की हम बहुत बात सुनते हैं, और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं बहुत लोगों से मिल चुकी हूँ, उनकी लाइफ अच्छी भी चल रही होती है ना, तब भी वो कभी ऐसे नहीं कहते हैं कि भगवान का शुक्रिया, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। वो हमेशा अपने से ऊपर वालों को देखकर सोचते ही रह जाते हैं कि यार ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। तो वो ग्रैटिट्यूड कहीं लैक होता है। क्या ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल साबित होता है मैनिफेस्टेशन में? बिल्कुल होता है। सो मैं एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ। क्या होता है कि ना, एक फकीर, एक बंदा ना बिल्कुल मरने जा रहा होता है, तो फकीर उसको देखता है कि ये मरने जा रहा है। फकीर उसके पास जाता है, उसको बोलता है कि क्या हुआ, क्यों मरने जा रहा है? तो बोलता है कि मैंने आज तक जो भी मांगा है वो मुझे मिला नहीं, और जो मिला है वो मैंने कभी मांगा नहीं था, यानी कि तुच्छ मिला है मेरे को, तो मैं मर के ही रहूंगा। तो फकीर बोलता है कि पक्का सोच ले। वो कहता है पक्का। कहता है चल ठीक है, तेरे को मैं राजा के पास लेके चलता हूं, मर जाइयो, एक बार राजा से मिलके आ जा। वो राजा के पास जाते हैं, राजा उसको देखता है और राजा बोलता है कि ठीक है, तेरे को कुछ नहीं मिला ना, तू अपनी एक आंख मेरे को दे दे। तो वो बोलता है एक आंख? कहते हैं कितने पैसे मिलेंगे? बोलता है 50 लाख। बोलते हैं दोनों आंखों के? बोले 1 करोड़। बोले नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा अपनी आंखें। बोला अच्छा किडनी दे दे। बोले किडनी कितने की? 2 करोड़ की। बोले दोनों किडनी दे दे 5 करोड़ की। तो बोलता तुम मेरे साथ सौदा कर रहे हो? उसकी ईगो हर्ट हो जाती है। बोलता मेरे साथ सौदा कर रहे हो, एक किडनी क्या, एक नाखून तक नहीं दूंगा, और बाहर आ जाता है। तो फकीर बोलता है क्यों, याद आ गई तेरे को अपनी ब्लेसिंग्स? क्या याद आया आज तेरे पास कितना कुछ था? तो मछली को पहली बार एहसास ही तभी होता है कि वो पानी में थी, जब उसको मछली से पानी से बाहर निकाल दिया जाता है। इंसान को पहली बार अपने दांतों का भी एहसास तब होता है जब दांतों में दर्द चालू होता है। और एक हेल्दी इंसान की निशानी भी यही है कि पहली बार जब वो बीमार पड़ता है उसको एहसास होता है कि मेरा शरीर भी था। तो पहली बार इंसान को ब्लेसिंग्स का एहसास ही तो तभी होता है जब वो चीज उससे छिन जाती है। तो बुल्ले शाह से किसी ने पूछा कि यार आप इतने गरीब हो फिर भी आप शुक्र मनाते हो, क्यों शुक्र मनाते हो? तो बुल्ले साहब ने कुछ लाइन बनाई, मैं आपको बताता हूं। चढ़दे सूरज ढलदे देखे, चढ़दे सूरज ढलदे देखे, बुझदे दीवे बलदे देखे, बुझदे दीवे बलदे देखे, हीरे दा कोई मुल्ल न जाने, हीरे दा कोई मुल्ल न जाने, खोटे सिक्के चलदे देखे, खोटे सिक्के चलदे देखे, मैनू दाता सब कुछ दिता, मैनू दाता सब कुछ दिता, क्यों ना शुक्र मनावा मैं, मैनू दाता सब कुछ दिता, क्यों ना शुक्र मनावा मैं। राइट? सो जिनके माँ प्यो नहीं थे वो भी पुत्र पलदे वेखे, जिनके माँ प्यो नहीं थे वो भी पुत्र मैंने पलते देखे, फिर मेरे पास तो सब कुछ है, क्यों ना शुक्र मनावा मैं क्यों ना शुक्र मनावा। तो जब आपका दिल अनुग्रहिता से भर जाता है तो आपके भीतर परमात्मा प्रकट होने लगता है, आपके अंदर वो डिविनिटी प्रकट होने लगती है जिससे मैनिफेस्टेशन भी आसान हो जाता है। अगर आप चाहते हो लाइफ के अंदर आगे बढ़ना तो पहले जो है उस ब्लेसिंग को तो सेलिब्रेट कर लो। सेलिब्रेट योर लाइफ राइट नाउ, राइट नाउ, राइट। और जो तालमद है, एक तालमद बहुत अच्छी ज्यूस की किताब है, तो तालमद हमेशा ये बात पे एम्फेसाइज करती है कि लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो हम परमात्मा को दे सकते हैं वो दे सकते हैं लाइफ को सेलिब्रेट करने से। जो तालमद किताब है वो ये बात बोलती है डंके की चोट पे कि अगर आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट नहीं कर रहे तो भूल जाओ कि आप परमात्मा को जो है वो परमात्मा को जो है वो पॉजिटिविटी दे पा रहे हो। सो बेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गिव टू परमात्मा इज बाय सेलिब्रेटिंग योर लाइफ, एंड दैट इज हैपेंड बिकॉज ऑफ द ग्रैटिट्यूड। एंड किसी शायर ने बोला, इफ यू गिव अ ग्रैटिट्यूड फॉर द थिंग्स यू हैव, इफ यू गिव अ ग्रैटिट्यूड फॉर थिंग्स यू हैव अ मोर थिंग्स टू ग्रैटिट्यूड फॉर। अगर आप उन चीजों के प्रति अनुग्रहित होगे जो आपके पास हैं तो आपके पास और चीजें मिलेंगी जिनके प्रति आप अनुग्रहित हो पाओगे। तो दैट्स अमेजिंग साइंस शीला जी, अमेजिंग साइंस। और नो तो यूनिवर्स को सुनता ही नहीं है, यूनिवर्स को बस हाँ सुनता है। राइट? तो अगर कोई यूनिवर्स से लगातार मांगे जा रहा है और ग्रैटिट्यूड नहीं रखा, सारी टेक्निक्स कर रहा है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर रहा है, हाँ। तो मिलेगा उसे? मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ बड़ा अच्छा। मान लो कोई आपके पास आए और आपके पास आके आपको बोले कि मेरे को ना 100 रुपये दे दो, फिर बोले 1000 रुपये दे दो, फिर बोले लाख रुपये दे दो, फिर बोले 5 लाख दे दो, बट पैसे दे दो, देने के बाद ना मुझे फ़ोन मत करना, मेरे से बात मत करना, मुझसे पूछना मत, मेरे को कुछ कहना मत, याद भी मत करना, आपको अच्छा लगेगा? हम भी तो परमात्मा के साथ यही कर देते हैं कि हमें एडवोकेट बनाओ, लॉयर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, पैसे दो, हमारे घर में हेल्थ इश्यूज ना आए,
बट हम आपको याद नहीं करेंगे। इसलिए आपने देखा होगा ज्यादातर लोग परमात्मा या यूनिवर्स को तब याद करते हैं जब घर में कुछ इशू आ जाता है। तो दैट मीन्स वी आर फॉरगेटिंग द ब्लेसिंग्स। हमें तो याद ही नहीं था वो, हमें तो तभी याद आया जब हमें कुछ मांगना था। तो द प्रॉब्लम इज कि जब आप परमात्मा से कभी कभी मांगोगे और तदात्म नहीं बैठेगा, रेलेवेंस नहीं बैठेगा, तो आपके लिए मैनिफेस्टेशन मुश्किल हो जाएगा। यू हैव टू बी कॉन्टिन्यूस इन टच ऑफ ग्रैटिट्यूड और a feeling of a divinity to get that thing। ये हमने ग्रैटिट्यूड की बात कर ली। हाँ आपकी जी। इसी बात से मुझे एक बात याद आ रही है, कई लोग ऐसे होंगे हाँ। जो ग्रैटिट्यूड भी दिखाते हैं लेकिन फिर भी उनका कुछ मैनिफेस्ट ही नहीं हो रहा है। वहाँ क्या, कौन सी ऐसी चीज़ है जो काम नहीं कर रही है? जो डेली ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हैं, बट हाँ चलो ये करते हैं। अब इसमें मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि लाइफ जो है ना वो चलती है आपके हुनर के हिसाब से। अगर आज की डेट में कितने बच्चे हैं जो बस सोचे जा रहे हैं वो लड़की मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, लेकिन उसके लिए जो स्किल सेट चाहिए वो स्किल सेट मिसिंग है। तो आपको हमेशा वो मिलता है जो आप होते हो, आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो। इसको बोलते हैं नीड वर्सेस डिजायर। तो आप वो बनो जो आप चाहते हो। अगर आपको रतन टाटा जैसे पैसे चाहिए तो रतन टाटा की वैल्यूज भी तो इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेंगी। यानी कि सुबह टाइम से उठना पड़ेगा, हाथ का हुनर लाना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को हेल्प करनी पड़ेगी। यूनिवर्स वर्क्स ऑन एक्सपेंशन। जब आप किसी की हेल्प नहीं कर रहे, आप वो इंसान नहीं बन रहे, तो आप मैनिफेस्ट कैसे करोगे? द ओनली चैलेंज इज कि आपको मुंगेरी लाल के सपने नहीं देखने, आपको मेहनत करनी है और आपको वो इंसान बनना है जिस इंसान पे इजीली मैनिफेस्ट हो पाए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ आ जाता है सबको। आपने कामना करी कि बहुत सारी सुंदर तितलियां आपके पास आ जाए, बहुत सारी सुंदर तितलियां आपके पास आ जाए। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया, आपने मैनिफेस्ट किया, आपने विजुलाइज किया, आपने सब कुछ किया, बट हाथ में आया क्या? ठेंगा, कुछ नहीं आया। फिर आपको समझ आया यार ऐसे तो काम नहीं करता। आपको कोई प्यारे मित्र मिले, आपको ईला जी मिली, आपको बत्रा जी मिले, और उसने बताया कि भाई ऐसे नहीं आती तितलियां, लगाना पड़ता है गार्डन, लगाने पड़ते हैं फूल, खिलाने पड़ते हैं फूल, और उन फूल के पीछे पीछे आती हैं तितलियां। अब आपने फूल खिलाए तो पहले दिन तो ना खिलेंगे, पहले दिन तो आपको मेहनत करनी होगी, आपको सींचना पड़ेगा प्यार से, खून से, अपनी एनर्जी से, अपनी होश की साधना से, अपनी टेक्निक से। आपने धीरे धीरे फूलों को उगाया, पूरा ब्यूटीफुल गार्डन बनाया। अब बहुत सारी तितलियां आपके गार्डन में आई, आपने यूनिवर्स को थैंक यू बोला, आपका कल्प वृक्ष मैनिफेस्ट हो गया, राइट? तो दैट्स द पावर of creating a garden. Do not chase the butterflies, create your own garden। अभी तुम्हारे गार्डन को देख के साथ वाला पता क्या सोचेगा कि रातों रात अमीर हो गया, इसकी किस्मत बहुत चलती है। बट तुम्हारी किस्मत चले इससे पहले तुम्हें चलना पड़ता है, बहुत चलना पड़ता है। कई लोगों ने बोला बत्रा जी आप इतने करोड़ों रुपए का व्यापार करते हो। अभी हमने ऋषिकेश में इवेंट किया, 1000 लोग थे उधर, 1000 लोग। तो कई लोगों ने बोला बत्रा जी आपकी किस्मत बड़ी चलती है, हजारों लोग आपके पीछे आए थे और पूरा ऋषिकेश भर चुका था। तो मैंने बोला किस्मत चले उससे पहले मुझे भी तो चलना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे बैठ के बोलूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर लो और मैं सारा दिन मेहनत करता रहूं, क्या बात जचेगी? क्या नहीं जचेगी। तो आंखों में आंखें डालकर सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इतने सारे फूल खिलाओ मेहनत के, इतने सारे फूल खिलाओ कामों के, कि अपने आप मैनिफेस्टेशन आपकी झोली में गिर जाए। आपने एक लाइन कही कि आपको वो मिलता है जो आप होते हो, ना कि आपको वो मिलता है जो आप चाहते हो। तो इसको थोड़ा सा गहराई से समझिए आप, ये बहुत गहरी बात है। तो हमें क्या करना होगा? जैसे मान लीजिए कि अगर मैं एक ऑडी चाहती हूँ या मर्सिडीज़ चाहती हूँ, तो मैं क्या बनूँ कि मुझे वो अट्रैक्ट मिले? मैं अपना स्किल सेट बढ़ाऊँ, अपनी एजुकेशन अच्छी करूँ, क्या करूँ ऐसा? ये बात बिल्कुल आपने सही बोली। तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि करंट ट्रेंड क्या है। अगर मान लो आपको लगता है करंट ट्रेंड न्यूमरोलॉजी का है या एआई का है, तो आप एआई की वो विधा के ऊपर, मान लो बोला जाता है कि 10,000 घंटे लगाने हैं एक विधा को सीखने के लिए, 10,000 घंटे का टाइम लगता है। बट चलो आप 10,000 घंटे मत लगाओ, 500 घंटे लगा लो। 500 घंटे नहीं, आप 300 घंटे लगा लो। अगर आपको पता है कि एआई से पैसा आता है तो आप एआई के ऊपर लगाओ ना 300 घंटा। जब आप 300 आवर्स उसके ऊपर लगाते हो, ये मैं एक मॉडल की बात कर रहा हूँ, कई सारे मॉडल हो सकते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट वन मॉडल। तो 300 घंटा आपने एआई के ऊपर लगाया। अब मार्केट में जो नहीं आता था आपको वो आ गया। बहुत सारे लोगों को पर्टिकुलर टूल्स नहीं आते, आपने वो टूल सीख लिए क्योंकि आपने रातों की नींद काली करी और बहुत मेहनत करी। अब जब आप वो सीख रहे हो तो आपका मॉर्निंग इवनिंग सब कुछ उसी के ऊपर विचार चलेंगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल सा फॉर्मूला है इमोशंस, थॉट्स, बिलीफ और कर्मा। ईटीबी के, इमोशन, थॉट्स, बिलीफ एंड कर्मा। आपके इमोशंस एआई को लेकर अलाइंड है, आपके विचार हर टाइम उसके बारे में चल रहे हैं, आपका बिलीफ बहुत ज्यादा है कि मैं पूरी लाइफ के अंदर पूरी
मार्केट को वो कर दूंगा जैसे अभी उसने किया डीप सीक ने, और कर्मा, फिर आप रेगुलरली कार्मिक पैटर्न्स भी क्रिएट कर रहे हो। तो ये जब चारों चीजें एक साथ आई आपके पैशन के साथ, यानी कि इमोशन, थॉट, बिलीफ एंड कर्मा, और आपने बहुत सारा टाइम उसके ऊपर लगाया ग्राउंडेडनेस के साथ, अभी मैं बोल रहा था ना कि ये आपने करना चालू किया एक्चुअल जमीन के ऊपर, अब मनी फ्लोइंग होना स्टार्ट हुआ आपके सिस्टम के ऊपर। आप मार्केटिंग करोगे, बहुत सारा पैसा आने लगेगा। इसको बोलते हैं टी लर्निंग। टी लर्निंग मतलब नीचे वाला जो है वो, मान लो अगर आपका है एआई, मतलब आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज ली, ऊपर वाला ये है जो ये है मार्केटिंग, इसको टी स्टाइल लर्निंग बोलते हैं। अब आपने जब ये कर दिया तो समझ लो आप एक गार्डन लगा रहे हो, इस गार्डन को देख के बहुत सारे लोग आपसे सर्विसेज लेने आएंगे, और एक ऐसा ग्रीन ओशन क्रिएट होता है, ऐसा ब्लू ओशन क्रिएट होता है, जिससे आपके पास लोग आके पैसे देने लग जाएंगे। द मोमेंट यू स्टार्ट स्केलिंग द बिजनेस, आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप 10-5% से ऑडी खरीद लो। तो ऑडी खरीदना इज अ रेगुलर, जितने लोगों को आप सर्व करोगे। अगर आप अपने एआई के टैलेंट से मार्केट में 1000 लोगों को सर्व करने में कामयाब हो गए, तो ऑडी तो मैं जमीन से भी खोद के निकाल लूंगा। तो अल्टीमेटली इट वर्क्स ऑन द स्किल जो कि मार्केट में यूनिक हो, जिसके लिए आपको लोग पैसे दें, और ब्लू ओशन हो। तो अपना स्टाइल आपको खुद खोजना पड़ेगा। एंड एक बार वो आपने ट्रैक कर लिया, फिर घूमना ना दोस्तों के साथ, फिर घुमा लेना लड़की, फिर घुमा लेना लड़का, फिर देख लेना नेटफ्लिक्स, फिर देख लेना स्क्विड गेम्स। कहां भागे जा रही है दुनिया? आप बिना कुछ करे सारा दिन नेटफ्लिक्स देखोगे और बोलोगे कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन करता हूं, नहीं होगा प्यारे, नहीं होगा। बात समझने वाली है। अगर सर किसी को पता ही ना हो कि मेरे अंदर क्या हिडन टैलेंट है या मेरा नीश क्या हो सकता है, तो क्या इसके लिए भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हो। अगर आपको ये पता ना हो कि मेरा, नंबर से जोड़ लें इसको, वैसे नंबर से अभी मैनिफेस्टेशन की बात अभी आगे करेंगे। आप ये बोल रहे हो कि किसी को ये ना पता हो कि मेरा हिडन टैलेंट क्या है, तो इसमें बेस्ट केस क्या काम करता है, जो मुझे समझ आता है वो ये काम करता है कि आप मार्केट की 10 स्किल्स उठाओ और सब स्किल्स पे 2-2 3-3 महीने डाल दो। जैसे पहले मैं बिजनेस एनालिस्ट था, मैंने नेचुरोपैथी सीखी, नेचुरोपैथी मेरे लिए काम करी। अच्छा। बट मुझे ये नहीं मतलब मेरे को ये नहीं पता था स्टार्टिंग में मैं किस चीज के लिए बनाऊं। तो मैंने नेचुरोपैथी करी, फिर मैंने योगा सीखा, फिर मैंने वेदांत सीखा, गुरु के अंडर रह के बहुत साल भी सीखा। तो मैंने जब 3-4-5 चीजें ट्राई कर ली, बट मैं साथ साथ बीए था तो मेरा टाइम जाया नहीं हो रहा था, तब मुझे रियलाइज हुआ कि न्यूमरोलॉजी विल वर्क फॉर मी, क्योंकि न्यूमरोलॉजी मुझे बहुत अच्छे से आती है और लोगों की नीड भी है। इकिगाई मॉडल जिसको बोलते हैं कि एनीथिंग विच इज योर नीड एंड विच हैज अ पोटेंशियल इन द मार्केट विल हिट द इकिगाई मॉडल। इकिगाई मॉडल हिट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से द लेट यू विल स्टार्ट, वेरी डिफिकल्ट टू गेट सक्सीड। तो लोग क्या करते हैं, लोग ना एक तो फेलियर से डरते हैं कि उनको ना ये लगता है कि यार फेल हो जाऊंगा। अरे फेलियर से ही तो सक्सेस निकलेगी, वही तो इम्यूनिटी बिल्ड कर रहा है आपकी। तो लोग फेलियर से डर रहे हैं। लोग क्या करते हैं, एक टेक्निक ये भी है कि अपने पीछे कुत्ता छोड़ लो और फिर कुत्ता भागेगा, आपको भी भागना पड़ेगा। एग्जाम्पल ये भी बहुत अच्छी टेक्निक है। आपने मार्केट में ये कमिट कर दिया कि मैं एआई का कोर्स कराऊंगा, एग्जाम्पल। तो अगर आपने एआई का कोर्स कराऊंगा या न्यूमरोलॉजी का कोर्स कराऊंगा छोड़ दिया और आपके पास लोग एनरोल हो गए, अब आपको वो सीखना पड़ेगा। तो एक टेक्निक ये भी है कि सेल फर्स्ट मेक लेटर, ये भी बहुत अच्छी टेक्निक है। दूसरा अपने बीच, इसी को बोलते हैं कुत्ता छोड़ देना। ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स आप अपना सकते हो जिससे आपके अंदर मोमेंटम आए। मनी लव स्पीड, सभी लोग यहां पे लिख लीजिए, मनी को ना स्पीड पसंद है। तो ऐसा कोई भी इंसान जो कि 3 साल, एंड परफेक्शन इज अ मिथ एंड वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन नन। ये मैं हमेशा बोलता हूं कि परफेक्शन इज अ मिथ एंड वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन नन। अगर आप सोचते ही रहोगे, अरे दूसरा बंदा करके निकल जाएगा, प्यारे समझ क्यों नहीं रहे हो बात? तो जब तक हम सोचते रहते हैं दूसरा बंदा करके निकल जाता है। अभी पॉडकास्ट का जमाना चल रहा था, स्पीकिंग ट्री ने सोचा यार चलो पॉडकास्ट में हिट करते हैं। नाउ स्पीकिंग ट्री इज डूइंग वेरी गुड। अगर आप 2 साल सोचने में लगा जाते, यू वुड हैव मिस्ड द बस। तो मैं ये बोल रहा हूं कि कुछ तो करो, कुछ तो करो, घर से निकलो तो सही। कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबियत से उछालो यारो, करो तो सही, वो जिगरा तो दिखाओ। और कई लोगों ने एक प्रॉब्लम और करी, कई लोग पता क्या बोलते हैं इला जी, कई लोग ये बोलते हैं कि ना ये काम छोटा है मैं इसलिए नहीं करूंगा। तो मैं ये बोलता हूँ कि छोटा रुपया कब बड़ा हो जाएगा ना तुम्हें नहीं पता। और कई लोग ना, आप यकीन नहीं मानोगे इला जी, कि उनके पास जॉब नहीं है बट वो जॉब करने के लिए रेडी भी नहीं है। वो कहते हैं मैं छोटी जॉब नहीं करूंगा। तो वो कई बार ना चक्की चलनी चाहिए। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, तनाज ईरानी ने बोली थी ये बात, हमारे साथ उसने काम भी किया, कि चक्की ना कई बार चलना जरूरी है। तो वो चक्की चलने के लिए ना यू नीड अ कांस्टेंट फ्लो। तो वो घर से निकलो तो सही ना, वो निकलने के लिए रेडी नहीं है। हमारा एक बिलीफ है, वो बिलीफ मैं आपको बता देता हूं। स्टार्ट विथ स्मॉल, मेक इट बिग। जब मैंने न्यूमरोलॉजी के पहले बैच पढ़ाया था ना, आप यकीन नहीं मानोगे, कंसल्टेशन जब दी थी पहले 500 रुपए लिए थे। जब पहला बैच पढ़ाया था 5 बच्चे पढ़ाए थे। आज हर बैच में 1500 लोग हैं, हर बैच में 1500। और ये भी नहीं है कि कोई बहुत प्रचार करना पड़ता है, करते हैं प्रचार, ऐसा नहीं है कि कोई भाग रहे हैं, लोग फिर आते हैं आपके पीछे। तो शायर इसके ऊपर कुछ बात कहता है, बता देता हूं। शायर कहता है, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम,
भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, छोड़ दिया है अब इसको तब बेकरार आने को है, छोड़ दिया है इसको अब बेकरार आने को है। तो कई बार ना आपको डेस्परेट नहीं होना होता, आप अपने अपने आप को बिल्ड करने में टाइम दो, डू नॉट बिकम डेस्परेट। तो कई बार आप पैसे को इतना मुड़ मुड़ के देखते हो कि पैसा आना ही बंद हो जाता है। अपना काम करो, पैसा अपने आप आएगा। सर चूंकि आप renowned न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो थोड़ा नंबर्स को भी जोड़ करते लेते हैं, हैं, हाँ। क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि कब आप हमारे नंबरों पे आए, हमारे मूलांकों पे आए। तो क्या कुछ ऐसा होता है कि हर मूलांक के लिए एक मैनिफेस्टेशन की अलग तकनीक है, अलग विधा है? क्योंकि हर कोई तो एक सा नहीं है ना। अब सन वाला है वो तो बिल्कुल अथॉरिटी के साथ चलना पसंद करता है, वहीं जो 8 नंबर वाला है वो हमेशा किसी के अंडर में रह के काम करना, मतलब ऐसे ये एक मेन ट्रेट बता दिए गए हैं। हालांकि हर पर्सन इंडिविजुअली थोड़ा अलग ही होता है। तो क्या 1 to 9 हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें? तो 1 to 9 का मैनिफेस्टेशन कर ले। देखो अब पता है क्या होता है, हमारी एक स्टूडेंट है, उसका नाम, चलो नाम नहीं लेता, बच्चे बोलते हैं नाम ना लिया करो, प्रिया नाम ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल नाम है ना। तो मान लो प्रिया हमारी एक स्टूडेंट है, नाम चेंज किया मैंने। तो वो ना 1-1 का कॉम्बिनेशन है उसका, यानी कि बर्थ नंबर भी 1, डेस्टिनी नंबर भी 1। और कई सालों से ना दब के रह रही है लोगों के पीछे नीचे, मतलब इधर हस्बैंड को देख, उधर सास को देख, इधर बच्चों को देख, दब के रह गई है, मैनिफेस्टेशन हो ही नहीं पाया। तो मैंने उसको बोला देख देख प्रिया कि ना मैनिफेस्टेशन तभी होगा जब तू हक से मांगेगी। तो 1 नंबर वालों को अपने लिए स्टैंड लेना है और मैनिफेस्टेशन होगी उनकी अथॉरिटी से, एस्टेब्लिशमेंट से, इनोवेशन से। 1 नंबर वाला अगर किसी को कॉपी पेस्ट करके आइडियाज को लाएगा तो वो कभी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट नहीं कर पाएगा। तो 1 वाले को मांग के ले लेना है। क्या बोलता है? साडा हक एथे रख। तो 1 नंबर वालों की मैनिफेस्टेशन है साडा हक एथे रख, कि मेरा हक है इधर रखना मेरे लिए। तो क्योंकि वो इनोवेशन है और मतलब वो अथॉरिटेटिव हैं, इनोवेटिव हैं, मांग के लेते हैं, ओरिजिनल हैं, कॉपी करना इनको पसंद नहीं आता कि लोगों से कॉपी करके रख ले, है ना। और आगे खड़ा हुए मिलेंगे, पूरी मैनिफेस्टेशन में भी ये आगे खड़े हुए मिलेंगे। किसी लीडर हो सकते हैं, किसी जगह के नेता हो सकते हैं, अपनी RW के हेड हो सकते हैं, बट दे आर द वन हु आर अहेड। मतलब आगे जाके मैनिफेस्टेशन करनी है इन्होंने। नंबर 2 वाला कहता है मैं इधर बैठा हूं, अपनी क्रिएटिविटी कर रहा हूं, आराम से बैठा हूं, लोगों के साथ काम कर रहा हूं, मुझे आके दे देना। ये अब मांग नहीं रहा लोगों से जा जाके अरे मुझे दो। इसकी मैनिफेस्टेशन ही इसकी क्रिएटिविटी में छुपी है। जितना ये क्रिएटिव होगा, जितना ये आराम से काम करेगा, जितना ये लोगों के संग रह के काम करेगा, उतना ही इसका मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, है ना। ये बोलता है साथ है हम इससे बढ़कर क्या खुशी, ये सबको साथ लेके चलने की बात कर रहा है। तो इसकी मैनिफेस्टेशन लोगों के साथ जुड़ी है, लोगों को ग्रो कराने में जुड़ी है। अगर ये मदर है तो अपनी पूरी फैमिली को ग्रो कराएगा और फिर अपनी मैनिफेस्टेशन की बात करेगा। तो इसकी साइलेंट मैनिफेस्टेशन है, क्रिएटिविटी में इसकी मैनिफेस्टेशन है, लोगों को साथ लेके चलने में इसकी मैनिफेस्टेशन है। उसमें भी अच्छा करते हैं ये, स्वीट्स वगैरह वाले काम में भी अच्छा करेंगे अगर करेंगे तो। नंबर 3 की मैनिफेस्टेशन है उसकी नॉलेज में। अगर नंबर 3 वाला कुछ नया सीखने को रेडी ही नहीं है तो वो कैसे मैनिफेस्ट करेगा? उसके पास तो वो, है ना, मतलब वो आई ही नहीं बात, है ना। सो वो बात आएगी 3 नंबर में नॉलेज की, तभी तो वो मैनिफेस्ट होगी। तो 3 नंबर की जो मैनिफेस्टेशन है वो सोशल मीडिया में है, वो नॉलेज में है, वो अपनी बातों को आगे रखने में है, वो ऑकल्ट के अंदर है, वो एक्सपेंशन में है। तो 3 नंबर वालों की मैनिफेस्टेशन इन चीजों से जुड़ी है। मैनिफेस्ट करेगा बट ऐसे करेगा। हो सकता है बहुत सारे लोगों को मेडिटेशन करा के मैनिफेस्ट करवा दे, मतलब इट हैज टू बी डील विद द पब्लिक, जनरल पब्लिक। 3 नंबर वालों की। आप भी बहुत खुश हो रहे हैं ठीक है, आप 3 नंबर है ना ठीक है। नंबर 4 की मैनिफेस्टेशन है प्रोसेसेस डेवलप करने में, ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने में, प्रिंसिपल्स को डेवलप करने में और एक सीधे लाइन में चलने में। जैसे 3 नंबर क्या था ना, फैला पड़ा था, यहां जा रहा है, वहां जा रहा है, वहां जा रहा है, यहां जा रहा है। 2 नंबर क्या था, आराम से बैठा था, शांत था, चंचल था, सौम्य था। नंबर 1 आगे बढ़ा हुआ था। नंबर 4 को बस अपनी नाक देखनी है और नाक की सीध में जाना है। नाक की सीध में जाने का मतलब यह है कि उसको प्रोसेस सेट करने हैं, डिसिप्लिन सेट करना है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना है, ऑर्गेनाइज रहना है, तब जाके उसकी मैनिफेस्टेशन हो जाएगी। ये 4 नंबर की मैनिफेस्टेशन है। जैसे माय वाइफ इज अ 4 नंबर एंड शी वर्क्स वेरी डिसिप्लिन्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन एज अ ऑपरेशनल मैनेजर। ऑपरेशनल मैनेजर भी है, को फाउंडर भी है, तो उसकी मैनिफेस्टेशन ऐसे है। नंबर 5 वाले की मैनिफेस्टेशन होती है बहुत सारे लोगों के बीच में एक कॉमन फैक्टर बनके, यानी कि ऐसे लोग मास्टर कनेक्टर भी माने जाते हैं। जैसे मैं खड़ा हूं, मैं इसको भी कनेक्ट करा रहा हूं, उसको भी कनेक्ट करा रहा हूं, ये बहुत सारे लोगों के साथ नेटवर्क बिल्ड करते हैं ना। सो योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ बोला भी जाता है। तो इनकी मैनिफेस्टेशन उससे है, बहुत सारे लोगों को कनेक्ट कराने में है। ये नंबर 5 की मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। नंबर 5 बोलता है चाहिदा है, चाहिदा है, चाहिदा है, वो लक्की मूवी का गाना है, वो लक्की लक्की हो, ए भी चाहिदा है, ओ भी चाहिदा है, ए भी चाहिदा है। तो ये वाली इसकी मैनिफेस्टेशन है, इसको सब कुछ चाहिए।
तो 5 नंबर वाले तब मैनिफेस्ट कर पाते हैं लाइफ के अंदर जब थोड़ा सा ठहर जाए, बट मास्टर नेटवर्क तो ये होते ही हैं। नंबर 6 की जो मैनिफेस्टेशन है वो है हमेशा ऐसे काम करने में जो कोई और नहीं कर रहा और जिनके अंदर मार्जिन बहुत अच्छा है, मतलब द वन विद अ ग्रेटर मार्जिन। जैसे मान लो परफ्यूम शॉप्स है, तो अगर आप स्टेशनरी की शॉप और परफ्यूम की शॉप देखोगे तो परफ्यूम की शॉप्स में मार्जिन ज्यादा है। और भी बहुत सारे आइटम है मार्केट के अंदर जिनके अंदर, जैसे वॉचेस हो गई, आपने भी बहुत अच्छी वॉच पहनी है रोज गोल्ड की, सो वॉचेस हो गई, या जो भी लग्जूरियस चीजें हो गई, आप कहते हैं ना 100 सुनार की और 1 लोहार की, मतलब 100 सुनार की और 1 लोहार की, सुनार लगा हुआ है और 1 लोहार की। तो ये बड़े मार्जिन वाले जो काम होते हैं ना, ये 6 नंबर की मैनिफेस्टेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अब हमारा एक दोस्त है दीपक, दीपक ने क्या किया, अपना एक होटल खोल लिया, ठीक है, उसके पास था पैसा, खोल लिया उसने। तो वो 6 नंबर वाला व्यक्ति है, तो उसने कहा यार मैं इतने छोटे 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 काम करूंगा, मैं एक बड़ा काम करता हूँ। एक और हमारी फ्रेंड है सुनीता, सुनीता ने टूर एंड ट्रेवल्स का काम खोल लिया, 6 नंबर वाली है क्योंकि बहुत सूट करता है। एक हमारी और फ्रेंड है ईला जी, वो एंकर बन गई राइट। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहां पे दिखने वाले काम है, जहां पे मैनिफेस्टेशन के काम है, वहां पे ये बड़ा अच्छा इसकी मैनिफेस्टेशन होती है। नंबर 7 की जो मैनिफेस्टेशन होती है ना, वो होती है किताबों से पढ़ के, किसी चीज की डेप्थ में घुस के। माई ब्रदर इज नंबर 7, क्या किया, इधर से फ्रेंच सीख के गया, जर्मनी गया, जर्मनी में जाके जर्मन भी सीख ली उसने, तो उसकी मैनिफेस्टेशन हुई बहुत सारी चीजें सीख सीख के। तो नंबर 7 को जो है ना थाली में नहीं मिलता, कमाना पड़ता है, किताबों से कमाना पड़ता है, रिसर्च से कमाना पड़ता है। तो नंबर 7 की रिसर्च जो है वो उसको मैनिफेस्टेशन तक लेके जाएगी, ऐसे। नंबर 8 की जो मैनिफेस्टेशन है वो है जन लोगों के साथ काम करने में। जैसे अभी आप बात कर रहे थे, बहुत सारे छोटे छोटे लोगों के साथ काम करने में उसकी मैनिफेस्टेशन होगी। तो नंबर 8 की मैनिफेस्टेशन होगी तभी जब बहुत, और नंबर 8 बाय द वे B2C भी बहुत अच्छा काम करता है, यानी कि बिजनेस टू क्लाइंट। तो बहुत सारे नेटवर्क में जो उसके साथ लोग हैं, नंबर 8 की उसके साथ जो है उसकी मैनिफेस्टेशन जुड़ी है, और ये उसके लिए काम भी बहुत अच्छा करता है। एंड जितने भी कारखाने हैं, चाहे वो लोहे के कारखाने हैं, चाहे वो कोई भी कारखाने हैं, उन कारखानों से जुड़े काम करके भी वो मैनिफेस्टेशन कर सकता है। क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूं, मैनिफेस्टेशन तो खाली सोच के डेवलप करना है, बट मैं ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूं। नंबर 9 की जो मैनिफेस्टेशन है इला जी, वो मैनिफेस्टेशन होती है इनकी एनजीओस के थ्रू, पुलिस वालों के थ्रू, आर्मी वालों के थ्रू, डिफेंस के थ्रू, डॉक्टर के थ्रू, हीलिंग के थ्रू, आयुर्वेद चार्य के थ्रू। तो इनके थ्रू इनकी मैनिफेस्टेशन बहुत इजीली हो जाती है ना। सो नंबर 9 वाले जो है इस वेरी मच अलाइन टू दीज पीपल, और हीलिंग में भी बहुत अच्छी मैनिफेस्टेशन है। तो इस तरह से नंबर 1 से लेकर नंबर 9 वाले अगर इन बातों का ध्यान रखें तो मैनिफेस्टेशन आसान से हो जाएगी। जैसे अभी आपने बोला मेरे घर के बाहर ओडी होनी चाहिए, बट कैसे होगी, तो वो मुझे ग्राउंड लेवल प्लान चाहिए ना, वो ग्राउंड लेवल प्लान है ये, ऐसे। सर अगर हम अपने नंबर की एनर्जी के साथ अलाइन नहीं हैं और फिर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो मैनिफेस्टेशन होगी, जो हम चाहते हैं वो इच्छा पूरी होगी? अगर वो आपकी रियल वैल्यू है तो हाँ। एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे आमिर खान है, ठीक है, आमिर खान ये बोलता है कि मेरे को ना जितनी मर्जी बार कहूँ शूट करने दो, जितनी मर्जी बार कहूँ शूट करने दो, पैसे चाहे मुझसे ले लेना। आमिर खान बोलता है पैसे चाहे मुझसे ले लेना, मुझे जितनी मर्जी बार कहो शूट करने दो, मेरे को आप ये मत बोलो कि बस हो गया। तो ये उसकी रियल वैल्यू है। रियल वैल्यू का सीधा सीधा फॉर्मूला ये होता है, जहां पे आप अपना टाइम, मनी, फ्रीक्वेंसी और स्पेस एफर्टलेसली दे पाओ, वो बोलते हैं आपकी रियल वैल्यू। जैसे आपसे शायद 12 बजे भी एंकरिंग कराएं रात को, अगर सिक्योरिटी का इशू ना हो तो आप कर लोगे। आप कहोगे यार मेरे तो खून में है, राइट। अब मैं आपको बोलूं कि जाके न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेशन दो, आप शायद नहीं करोगे रात को 12 बजे, चाहे आपको आती भी हो। तो जो भी चीज के ऊपर आप टाइम, मनी, फोकस और स्पेस एफर्टलेसली दे पाओ, वो आपकी रियल वैल्यू है। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर आपके नंबर्स के हिसाब से, अगर मान लो आप ये काम नहीं करते, बट अब वो आपकी रियल वैल्यू है, स्टिल यू कैन सक्सीड। मान लो किसी की रियल वैल्यू है वीडियो बनाना, उसके नंबर में है या नहीं मैटर नहीं करता, बट उसके लिए वो 10 घंटे दे सकता है। मैनिफेस्टेशन विल हैपन, इट विल हैपन, डेफिनेटली इट विल हैपन, क्योंकि उसकी रियल वैल्यू है ना, वो उसकी एनर्जी ही वैसी है, उसकी एनर्जी वैसी है ना। तो उस इंसान की, जैसे अब एक बच्चा है, उससे हम पूछते हैं कि भाई पढ़ ले, वो पढ़ ही नहीं रहा, वो कहते, तो आप कहते हो यार बड़ा ना नकारा बच्चा है ना, ये अपनी किताबें सही से रखता है ना, अपनी कोई चीज सही से रखता है, कुछ भी सही से नहीं रखता, बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल है। आपने देखा उस बच्चे को वीडियो गेम खेलते हुए, जान लगा देता है वो, जान हारता नहीं है, वो जान लगा देता है। क्यों? क्योंकि उसकी वो रियल वैल्यू है। वहां पे वो अपना फोकस, मनी, टाइम सब कुछ दे सकता है जान लगाने में। और सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट सोचिए सर कि अगर यही बच्चा, इसके मॉम डैड इसको गेमिंग इंडस्ट्री में लगा दे और वो बच्चा ऐसे ही मैनिफेस्ट करे कि मुझे बहुत बड़ा गेमर बनना है और मैं अपना गेम इजाद करूं,
तो क्या मैनिफेस्टेशन काम करेगी? क्योंकि रियल वैल्यू हिट होगी ना। एग्जैक्टली। इट्स अ रियल वैल्यू गेम। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अब उस बच्चे के हो सकता है नंबर भी अलाइंड हो, 6 और 3 नंबर हो उसके, जो भी गेमिंग के नंबर होते हैं, बट मैं कह रहा हूँ कि नहीं भी है नंबर, बट उसकी रियल वैल्यू है ना। जैसे आमिर खान की रियल वैल्यू क्या है? आमिर खान की रियल वैल्यू, परफेक्शनिस्ट। इज अ प्रोफेशनिस्ट, राइट। शाहरुख खान की रियल वैल्यू क्या है? आंख बंद करके भी बोलो लव स्टोरी करना है तो कर लेगा, कर लेगा। राइट। अक्षय कुमार को बोलो एक्शन कर लेगा, कॉमेडी करना है। कॉमेडी करनी है कॉमेडी कर लेगा, उसकी रियल वैल्यू है, राइट। तो जिसकी जो रियल वैल्यू होती है, अगर उसके अंदर वो मैनिफेस्ट करेगा ना, तो बहुत इजीली हो जाएगा, चाहे नंबर ना भी अलाइंड हो। ये बात मैंने डंके की चोट पे हमेशा बोली, आज भी बोलूंगा। वाओ। तो इसलिए बच्चे का रियल वैल्यू जाननी जरूरी है ना। और जो आपने दुनिया से बोरोड वैल्यूज ले ली है ना, क्या वैल्यूज होती है मैं बताता हूँ। एक बंदा मिला मुझे, उसका नाम गौरव है, बोलता है डेंटिस्ट है वो, कहता बत्रा जी सुबह उठ के ना काम पे आने का मन नहीं करता, न्यूमरोलॉजी सिखा दो। मैंने कहा गौरव तू तो यार डेंटिस्ट है, क्या बात कर रहा है, वो भी तू बीडीएस भी नहीं है, तूने एमडी कर रखी है, उसमें भी तू वो ऑर्थोडो वाले होते हैं वो है। कहता सिखा तो दो बत्रा जी। सीखी, और आज वो इतनी मेरे से ज्यादा आज की डेट में उसके पास कंसल्टेशन है गौरव के पास। क्यों? क्योंकि उसकी रियल वैल्यू है वो। क्या बात कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि आप ना एक लाइफ में टाइम पे पहुंच जाते हो, आपके माँ बाप ने आपको वहां तक ले आए। बट ऑर्थो निकालना बहुत मुश्किल है, मतलब अच्छी रैंक चाहिए ऑर्थो के लिए। हाँ, ऑर्थो के लिए कितनी अच्छी रैंक चाहिए। तो गौरव के केस में क्या हुआ कि गौरव बोलता है कि सर वहां पे मैं 2 लाख कमाता था ना, यहाँ 7 लाख कमा रहा हूँ, क्योंकि वो मेरी रियल वैल्यू ही नहीं थी। यहाँ तो मेरे को लग रहा है मैंने बुल आई हिट कर दिया, क्योंकि इतने लोग आते हैं, मैं उनको बोलता हूँ अरे तेरा 6 नंबर मिसिंग है, चल ये वॉच पहन, और वो पूरा देखता है, खाली ऐसा नहीं है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, आपकी रियल वैल्यू डिटरमाइंस योर सक्सेस। आपकी रियल वैल्यू आपकी पूरी सक्सेस को हिला के रख सकती है। तो सर हम ये कह सकते हैं कि रियल वैल्यू से ही आप करोड़पति बन सकते हो अगर मैनिफेस्टेशन करोगे। रियल वैल्यू से आपका उस फील्ड में सक्सेस होने के चांस 100x हैं। अब मैं जब नंबर्स भी देखता हूँ ना, जैसे बच्चों की करियर काउंसलिंग भी करता हूँ, तो हम बच्चों को बताते हैं कि देख तेरे नंबर ये बोल रहे हैं, बट तेरे को क्या पसंद है, वो अगर वो उसी में से आ जाए तो गो फॉर इट। अगर वो नहीं भी आ रहा तो मैं रियल वैल्यू को फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा देता हूँ। क्योंकि अगर आप रियल वैल्यू नहीं पूछोगी तो कैसे काम चलेगा। जैसे मेरे पापा जो थे वो गवर्नमेंट जॉब में थे, इलाजी, वो ना सुंदरकांड, वो आते थे वहां से, और आने के बाद ना वो ना सुंदरकांड का पाठ करते थे, बहुत सारे सोशल काम करते थे, लेकिन वो सुंदरकांड का पाठ करते थे। एंड यू वोंट बिलीव, उस एरिया के लोग आज तक उनको याद करते हैं। उनको एक्सपायर हुए भी आज 25 साल हो गए, हम 2025 में बैठे हैं, ही वॉज एक्सपायर्ड इन 2000। तो मैं कहना चाह रहा हूँ उनकी रियल वैल्यू थी कि बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके सुंदरकांड पढ़ाना। तो थे गवर्नमेंट जॉब में, बट रियल वैल्यू थी ये वाली। और अगर रियल वैल्यू के पैसे मिलते हो, सौदा सस्ता। थोड़े से यूनिवर्स के अलाइनमेंट पे भी बात करते हैं। हमने नंबरों की बात करी, मैनिफेस्टेशन की बात करी। यूनिवर्स का अलाइनमेंट क्या किसी टाइम स्पेसिफिक होता है कि हाँ अभी अलाइन है यूनिवर्स तो आप मांग लो? मैंने ऐसा सुना है कि कुछ कुछ पोर्टल्स वगैरह होते हैं। यस, होते हैं पोर्टल्स वगैरह। एंड सबसे बढ़िया जो अलाइनमेंट होता है वो होता है ब्रह्म मुहूर्त के टाइम। बट मैं ये बोलता हूँ कि जब जागो तभी सवेरा। अगर आप दिन में 4 बजे, आपको क्या होता है कि ना आपको ना अपने अंदर से, पहले तो मैं नेचुरल सिग्नल्स की बात कर लेता हूँ। आपको ना अपने अंदर से कभी कभी नेचुरल सिग्नल आते हैं, और लोग इतने बेहोश होते हैं कि वो नेचुरल सिग्नल्स को वो कर देते हैं। आपको लगता है यार ये टाइम ना बड़ा अच्छा फील हो रहा है, डिविनिटी सा अच्छा सा फील हो रहा है, उसी टाइम मैनिफेस्ट करो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बहुत बार तो सुबह मांगता हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ, एफर्मेशंस उस टाइम करता हूँ जब मेरे को सबसे ज्यादा डिविनिटी से कनेक्शन हो रहा होता है। मुझे लगता है मेरे को बड़ा कनेक्शन सा हो रहा है, मैं मांग लेता हूँ जो मुझे मांगना है। तो पहला इसकी आप अपने भीतर की आवाज को सुनो इंट्यूटिवली, कब आपको अच्छा फील हो रहा है, दिन में शांत फील हो रहा है, डिवाइन फील हो रहा है, उसी टाइम मैनिफेस्ट कर लो, पहला। दूसरा, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में कर पाओ, है ना, सो बबीहा अमृत वेले बोलिया, एक बड़ा अच्छा वो आता है, बबीहा अमृत वेले बोलिया, तो अमृत वेले के टाइम मांग सकते हो। दूसरा, उस टाइम मांग सकते हो कि जब आपको अंदर से डिविनिटी फील हो रही है। तीसरा, आप 11-11 पे भी मांग सकते हो, वेस्ट डायरेक्शन में देख के। वेस्ट इज अ डायरेक्शन ऑफ मैनिफेस्टेशन, है ना, तो इच्छा पूर्ति की डायरेक्शन है। तो आप अगर वेस्ट डायरेक्शन में देख के 11-11 पे मांगोगे, तब अमेजिंग मैनिफेस्टेशन होता है, अगर आपको टाइम देख के ही मांगना है। अच्छा सर, मुझे किसी ने सजेशन दिया था कि मेरा जो मूलांक है और मेरा जो भाग्यांक है, उन दोनों, वो जो दोनों डिजिट हैं, उस समय पे अगर मैं वेस्ट डायरेक्शन में बैठ के कुछ मांगती हूँ तो क्या ये मूलांक और डेस्टिनी नंबर से भी अलाइन होता है? उसके हिसाब से भी कर सकते हो, वो भी सही तरीका है। दैट इज ऑल्सो करेक्ट वे, उसके हिसाब से भी कर सकते हो। नहीं तो 11-11 पे तो बहुत अच्छा मैनिफेस्टेशन भी होता है। ये सबके लिए है, हाँ, यूनिवर्स। जब आपकी आत्मा आपको बोले कि यार बड़ा अच्छा फील हो रहा है, तभी मांग लो। मुझे तो सबसे अच्छा फील होता है पॉडकास्ट के टाइम पे, जब मैं शूट कर रही होती हूँ, तो मैं तभी मांग लूँ। तभी मांग सकते हो, क्योंकि वो आपकी रियल वैल्यू है ना, इसलिए दैट्स योर रियल वैल्यू, राइट, टू इंटरेक्ट विद पीपल, टू हैव अ डिफरेंट, एक कन्वर्सेशन, एक नेटवर्क बिल्ड होता है ना, सिनेप्टिक नेटवर्क ब्रेक होता है जब आप नए बंदे से मिलते हो, उसके विचार पता चलते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि यार आप ना 5 गंदे लोगों के साथ बैठ जाओ,
आप कुछ गंदा लेके आओगे ही आओगे, उनकी भाषा कॉपी कर ही लोगे आप, क्योंकि मतलब जिसके साथ बैठेंगे उसके जैसा 2% तो इंसान होगा ही होगा। तो हितम्बरीश जी हैं, आपने सुना होगा, बड़े नाम है उनका, संत हितम्बरीश जी। तो हितम्बरीश जी कभी किसी नॉर्मल बंदे के साथ आपको बात करते भी नहीं दिखेंगे, वो संतों के साथ ही बात करते हैं, जितना मैंने उनका देखा। तो यही कॉन्सेप्ट है कि आप उन्हीं लोगों के साथ रहो जो लोग आपको ऊपर लेके जाएं। अगर वो इंसान आपसे 2 कदम भी आगे है ना इला जी, उसी के साथ रहना, उसके साथ मत रहना जो आपके पीछे है। अगर आप उसके साथ रह रहे हो जो आपके पीछे है, तो फिर मेक श्योर करो कि आप अवेयर रहो। कई बार आपको क्या करना, रहना पड़ता है, क्योंकि उसको भी तो आगे लेके आना है, लेकिन फिर आप मेक श्योर करो कि वो आपको फॉलो करे, आप उसको फॉलो ना करें। अगर वो कोई एक पर्टिकुलर डिक्शनरी फॉलो करता है, जैसे मैंने तो इसका काट दिया, मान लो उसकी शब्दावली में ये वर्ड है कि मैंने तो इसका काट दिया, अब देयर इज चांस कि आपको भी वो वर्ड ट्रांसफर होके आ जाएगा, क्योंकि पावर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन में वर्ड्स की बहुत पावर है। तो वो बंदा को, अगर आप, वो बंदा बोल रहा है कि मैंने तो काट दिया, और आप भी वो शब्द यूज करने लग गए, तो आपकी फ्रीक्वेंसी गिर गई ना। द मोमेंट योर फ्रीक्वेंसी गेट्स डाउन, यू विल गेट डाउन। तो इसलिए मेक श्योर करो कि अगर आप ऐसे बंदे के साथ हो जो आपके पीछे है, तो मेक श्योर कि ही विल फॉलो, आप उसको फॉलो मत करो, नहीं तो आप उसके रंग से रंगित हो जाओगे और वो रंग आपको पसंद नहीं आएगा। इसलिए आपने बहुत बार देखा होगा कि लोग गलियों में बैठ के बड़ा गॉसिपिंग करते हैं, बट वो सारे लोग एक ही लेवल के लोग हैं। वो सारे लोगों में से ऐसा नहीं है कि कोई बंदा इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो सारे लोग एक ही लेवल के लोग हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो गलत है, गलत इसलिए नहीं है क्योंकि सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोड़ जुग पानी। तो सभी में मेरा राम है, लेकिन हमें अपनी फ्रीक्वेंसी भी तो प्रोटेक्ट करनी है ना इला जी। बिल्कुल। ऐसे क्या आप कोई ऐसा मनी मंत्रा दे सकते हैं मैनिफेस्टेशन का, कि कुछ दिन ट्राई करें लोग और रिजल्ट्स मिले उन्हें? हाँ, सो मैं कुछ ना पॉइंट्स बताता हूँ, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। 21 दिन मिलियनेयर चैलेंज हम आज सबको देंगे, इसमें अच्छा? 21 दिन तक स्ट्रीम भी चैंट करना होगा और मिलियनेयर की तरह जीना होगा। सो 21 डेज मिलियनेयर चैलेंज आज सबको देने वाले, लेकिन कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं पैसों वाले। पहला पॉइंट ये है, कैसे होगा पता नहीं, बट होके रहेगा। ये वाला जो पॉइंट है, इसने मुझे बहुत हेल्प करी। जब मैंने पहली बार 1 CR कमाया है ना 1 मंथ के अंदर, तो मैंने एक चीज यूज करी कि कैसे होगा पता नहीं, बट होके रहेगा। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप 5-10 लाख कमा रहे हो, तो कई बार आपको ऐसा लगता है यार मैं कैसे पहुंचूंगा 1 CR तक। तो मेरे मेंटोर ने मुझे बोला कि अंकित, ये नहीं सोचना कैसे होगा, बट होगा, ये बिलीफ रखना होगा। हमारे एक बहुत अच्छे रियल एस्टेट के बहुत बड़े वो है, तो वो बोलते हैं अंकित पता नहीं कैसे होगा, बट होगा, मैं 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाऊंगा, बस बनाऊंगा। तो ये वाली चीज को मास्टर करो कि कैसे होगा पता नहीं, कब होगा पता नहीं, बट होके रहेगा। ये वाला जो बिलीफ है ना, मेरा परमात्मा मुझे देगा, मेरा मालिक मुझे देगा, पहला। दूसरा, सेविंग करने से आज तक कोई अमीर नहीं हुआ। अमीर हुआ है पैसे बना के। अगर आप किसी अच्छे ट्रिप पे जा रहे हो और किसी गंदे ट्रिप पे जा रहे हो, गंदे मतलब थोड़ा सा बजट बना के जा रहे हो, तो इन दोनों के बीच का जो ट्रिप का डिफरेंस होगा ना, वो 50,000 लाख ही होगा। बट जो आपकी फ्रीक्वेंसी अपग्रेड होगी ना, अच्छे वाले ट्रिप पे जाके, बिजनेस क्लास पे जाके, वो नेक्स्ट लेवल की होगी। तो मैं ये बोल रहा हूं कि पैसे बचा बचा के आप अमीर नहीं हो सकते, अच्छा पैसा कमा के ही आप अमीर हो सकते हो। वेल्थ के से ही आप अमीर हो सकते हो। सो पहला, आप ये नहीं बोलना कि मेरी सेविंग हो जाए, मेरी सेविंग हो जाए, मेरी सेविंग हो जाए, नहीं। आप ये बोलो कि मनी इज फ्लोइंग, आई लव मनी, मनी लव्स मी। मतलब पैसे को अट्रैक्ट करो ना, आप सेविंग को क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हो। जैसे मैंने अभी आपको बता भी रहा था, प्रीति नाम की लड़की थी हमारे साथ, हमारे वहीं रहती है प्रीति। तो प्रीति मेरे को 2 साल से आके कह रही है कि अंकित जी 1 लाख फंसा हुआ है, 1.5 लाख फंसा हुआ है, निकलवा दो ना, कोई मंत्र दे दो ना, कोई मंत्र दे दो ना। और मैंने प्रीति को बोला, प्रीति इससे बेटर ये ना होगा कि तू जॉब ही चेंज कर ले। प्रीति ने बोला, ये तो मैं भूल ही गई। तो सारे लोग क्या कर रहे हैं ना, डेट 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 डेट, कर्जा 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 कर्जा, कर्जा ही फ्रीक्वेंसी में आ गया है। आपको ये डालना है अपनी फ्रीक्वेंसी के अंदर कि मैं पैसा पैसा पैसा, एंड पैसे का सीधा सा फॉर्मूला है। रोहित शेट्टी ने दिया था ये फॉर्मूला। मैंने मतलब रोहित शेट्टी से सुना तो मुझे और भी समझ आया, इसे मैं पहले से फॉलो कर रहा था। वो ये बोलते हैं कि मनी इज इजी फॉर मी, मेकिंग मनी इज इजी फॉर मी इफ आई ऐड 10x वैल्यू टू एनी पर्सन। अगर मैं किसी की जिंदगी में 1 रुपया लेके 10 रुपए का काम करके दे दूं, कहां जाएगा वो, वापिस आपके पास ही आएगा। सो पैसा कमाना आसान है अगर मैं किसी की जिंदगी में 10 गुना वैल्यू ऐड कर देता हूं। मेकिंग मनी इज इजी फॉर मी, ये उनका बिलीफ है, रोहित शेट्टी ने बोला। और ये बिलीफ वहां से मैंने भी अपने अंदर लिया, और मैं पहले भी वो फॉलो कर रहा था, तो और इजी हुआ। सो कैसे होगा पता नहीं, सेविंग करने से आज तक कोई अमीर नहीं हुआ, और पैसा कमाना है तो 10 गुना वैल्यू क्लाइंट को कर। अभी जैसे रॉबर्ट कियोस्की को हमने यूएसए से बुलाया, स्नेह देसाई और हम सब लोगों ने इवेंट किया, तो रॉबर्ट कियोस्की को यहां बुलाया गया। तो रॉबर्ट कियोस्की ने बोला कि जितने ज्यादा क्लाइंट को सर्व करोगे उतना ज्यादा पैसा कमाओगे, सिंपल है। और क्लाइंट आपको चूज तभी करेगा जब आपके पास कुछ एक्स फैक्टर होगा। तो डेवलप एक्स फैक्टर, आप काम कर लो 10 दिन में, एक्स फैक्टर क्रिएट हो जाएगा, राइट। अच्छा, सो एक बात और बतानी है आपको, 21 दिन मिलियनेयर चैलेंज कैसे करना है, लिख लीजिए।
सभी लोगों को बता देते हैं। आपको रोज सुबह उठ के श्रीम चैंट करना है 108 बार। लक्ष्मी जी का मंत्र है श्रीम। श्रीम 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 चैंट करना है आपको। और श्रीम जब आप चैंट करोगे तो श्रीम चैंट करते टाइम जो है, उसके बाद चैंट करने के बाद आपको ना घर के बाहर खड़े हो जाना है, जब जोमेटो स्विगी वाले आते हैं वहां खड़ा हो जाना है, और अपने हाथ में ना दालचीनी का पाउडर ले लेना है ना, और ऐसे ऐसे फूंक करना है, अंदर की तरफ ब्लो करना है और चैंट करना है श्रीम श्रीम। जब आप ये श्रीम चैंट करोगे और अंदर वो करोगे, उसके बाद आपको एफर्मेशन देने, आई लव मनी, मनी लव्स मी। ठीक है इला जी? तो ये जब आप दे दोगे ना, उसके बाद आप आ जाओ, अपना नॉर्मल आ जाओ और ऐसे जियो जैसे मिलियनेयर जीते हैं। अब मिलियनेयर की फ्रीक्वेंसी क्या है वो डिस्कशन कर लेते हैं। मेरे को ना 200 रुपए का डिस्काउंट दे दो, नहीं तो मैं वेट करूंगा 2 महीने का 200 रुपए के डिस्काउंट के लिए। अब नाउ दिस इज नॉट अ मिलियनेयर फ्रीक्वेंसी। चाहिए तो अभी लो ना, अभी मैं ये नहीं कह रहा जाके रोलेक्स खरीद लो, अपना जेब भी देखना, बट जो चीज आपको चाहिए वो चाहिए। फिर अब अपने आप को गरीब क्यों फील करा रहे हो? मैंने क्या बोला, फॉर्मूला क्या है? इमोशन, थॉट्स, बिलीफ एंड कर्मा। इमोशन, थॉट्स, बिलीफ एंड कर्मा, ईटीबी के। अगर आपके इमोशंस गरीब वाले हैं, आपके विचार गरीब वाले हैं, आपके बिलीफ गरीब वाले हैं, तो आप कर्मा भी गरीबों वाला ही करोगे। अब मैं ये नहीं कह रहा गरीब गलत हैं, गरीब बिल्कुल ठीक है। हर गरीब को कोशिश करनी चाहिए कि वो पैदा चाहे गरीब हुआ हो, बट उससे गरीब फैमिली उत्पन्न ना हो। राइट? आप गरीब घर में पैदा हुए, दैट इज फाइन, उसमें आपका कंट्रोल नहीं है, बट आपसे गरीब पैदा ना हो ये तो आपको करना पड़ेगा, मेक श्योर। और वो कैसे होगा? इमोशन, थॉट, बिलीफ एंड कर्मा। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि कमिंग बैक टू द टॉपिक 21 डे मिलियनेयर चैलेंज, कि छोटी छोटी बातों पे डिस्काउंट आप नहीं मांगोगे, आप प्राइस टैग्स नहीं देखते रहोगे, आप ऐसे जियोगे जैसे कि मिलियनेयर जीता है, खुल के जियोगे और अपने आप को भी पैम्पर करोगे। अच्छी घड़ी खरीदने का मन है ले लो, अच्छी चीज खरीदने का मन है ले लो, और 21 दिन तक ये वाला चैलेंज करोगे कि यू बिहेव लाइक अ मिलियनेयर। रोज सुबह उठ के सबसे खराब टी शर्ट पहननी कौन सी है वो देखना, अगर आप घर पे काम कर रहे हो, बल्कि ये देखना है कि रोज सुबह उठ के सबसे अच्छी टी शर्ट कौन सी पहननी है, सबसे अच्छे कपड़े कौन से पहनने हैं। एंड आई एम डूइंग दिस फ्रॉम लास्ट 6 years। मेरी वाइफ बोलती है प्रिया हमेशा कि यार रोज सुबह उठ के आप सबसे अच्छी टी शर्ट ढूंढते हो कि बाहर जाएंगे, जब बाहर जाना होगा तो फिर क्या होगा आपके पास? मैंने कहा तो नया ले लेंगे। आप एक बात बताओ, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, अगर मान लो मैंने 3-4 लाख रुपए की एक्स्ट्रा शॉपिंग कर भी ली पूरे साल, तो कुछ घिस जाएगा? कुछ नहीं घिसने वाला। अगर 3-4 लाख रुपए की शॉपिंग मैंने कर भी ली, मेरे पास नए कपड़े भी हैं, तो बिहेव लाइक अ मिलियनेयर, ईट लाइक अ मिलियनेयर, ड्रेस लाइक अ मिलियनेयर, टॉक लाइक अ मिलियनेयर। छोटे लोगों की तरह बात मत करो। छोटे लोग किस सेंस में कह रहा हूं कि ऐसे बात मत करो कि जैसे आपकी जेब में पैसा ही नहीं है। अगेन, छोटा कोई भी नहीं होता, सब परमात्मा के लोग हैं, लेकिन बिहेव लाइक अ मिलियनेयर, वॉक लाइक अ मिलियनेयर, टॉक लाइक अ मिलियनेयर, फील लाइक अ मिलियनेयर। अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, अपने बिलीफ को, अपने एक्शंस को, अपने कर्मा को जब आप अलाइन कर देते हो, 21 दिन तक ये करके देखो, 22वें दिन आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगा कि आपके पास बहुत सारी जगहों से पैसा भी अट्रैक्ट हो रहा होगा। एग्जाम्पल, मैंने क्या किया, कुछ साल पहले मैंने एक चीज डिसाइड करी कि मैं जब भी जाऊंगा लग्जरी सलून में जाऊंगा। मैंने अमीरों की ये हैबिट देखी, यार ये तो लग्जरी सलून में जाते हैं हमेशा। अब लग्जरी सलून में आप एक बात देखो, सेम कटिंग जो आपकी 50 रुपए हो रही है नॉर्मल जगह पे, वो लग्जरी सलून के अंदर हो रही होती है 500 रुपए की। मैंने कहा यार अपन तो 500 जगह पे ही जाएंगे। मैं वहां पे जाता भी हूँ लग्जरी सलून के ऊपर, और मैं हर बंदे को टिप देता हूं जो मेरा काम करता है, क्योंकि मुझे पता है उसको फिक्स सैलरी मिल रही है। एंड आई एम सेइंग दिस विद अ हम्बल बैकग्राउंड, हम्बल उससे बोल रहा हूं मैं। ऐसा नहीं है कि मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि मेरे पास पैसा है, बट मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि द मोमेंट आई स्टार्टेड अपग्रेडिंग माई सेल्फ, आई स्टार्टेड अपग्रेडिंग लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन लाइफ। और मैं पिछले 5 साल से रेगुलर मेडिटेशन कर रहा हूं। कोई भी ये ना समझे कि मैं स्पिरिचुअलिटीज को कम आंकता हूं। मेरा पहला जो वो रिलीजन है वो स्पिरिचुअलिटी ही है। रोज आज 7:30 बजे मेडिटेशन होती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बिहेव लाइक अ बिलियनेयर, वॉक लाइक अ बिलियनेयर, टॉक लाइक अ बिलियनेयर। सबसे अच्छी घड़ी आप पहनो, सबसे अच्छे जूते आप पहनो, एकदम टिप टॉप होके रहो। उसके बाद काम भी करो, काम भी करो। वो बंदा नहीं बनना जो दिखा तो बहुत कुछ रहा है लेकिन अंदर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। बी लाइक अ बनिया, बनिया थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन बी लाइक अ बनिया इसलिए बोल रहा हूँ कि बनिया क्या करते हैं, अंदर से बहुत सॉलिड होते हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि बाहर से अच्छे भी दिखो और सॉलिड अंदर से भी सॉलिड रहो। कि जो बनिया कम्युनिटी की बड़ी अच्छी आदत है कि वो अंदर से बड़े सॉलिड हैं, तो अंदर से भी बहुत सॉलिड रहो और बाहर से पैसे भी अच्छे कमाओ, एंड स्ट्रीम भी चैट हमेशा करते रहो। अच्छा, हमने ऐसे भी लोग देखे हैं सर, जो सब कुछ होगा उनके पास, लेकिन हमेशा रोते रहेंगे कि यार सही नहीं चल रहा है काम, सही चल नहीं है नौकरी। उनको लगता है कि नज़र लग जाएगी, कोई उनको नज़र लग जाएगा। उनके लिए तो मुझे लगता है मैनिफेस्टेशन बिल्कुल ही काम नहीं करता होगा। तो मैं एक बात बोलता हूँ कि जो तुम्हारे नसीब में लिखा है ना,
वो भी डुबो सकते हो तुम। बस तुम्हें यही बोलना है कि मेरे लिए कुछ काम नहीं कर रहा, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे को तो कोई पूछता ही नहीं है। अगर आप ये बोलोगे मेरे को कोई पूछता नहीं है, तो जो पूछते होंगे वो भी बंद कर देंगे पूछना, बिल्कुल है बिल्कुल। ना। तो मैं बोलता हूँ ना कि भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, अब छोड़ दिया है इसको तो बेकरार आने को है। तो इवन लोगों को थोड़ा एटीट्यूड दिखाओ तो वो आपके पीछे आते हैं। अब आपकी एक बात पे आता हूँ, जो लोग ये बोलते हैं कि मेरे लिए कुछ काम नहीं कर रहा या नजर लग जाएगी, उसके पीछे मैं एक आंसर दे देता हूँ। चलो मैंने मान लिया कि थोड़ी सी नजर लग जाती होगी, एग्जाम्पल आपकी बात भी रख ली, जो लोग मानते हैं। आप किसी को अपने नंबर मत बताओ ना, आप ये मत बोलो कि मैं महीने का इतना अर्न कर रहा हूँ, बट ये तो बोल सकते हो ना मेरा अच्छा चल रहा है। एक दिवाली की रात का एक इवेंट बताता हूँ। एक बंदा है दीपक, एक रिफ्यूजी कॉलोनी है, मैं उसके बाहर खड़ा था थोड़े दिन पहले, इस लास्ट दिवाली की बात है। तो मैंने देखा दीपक की दुकान से ना मैं कैंडल लेनी थी, तो मैं उसके पास गया, मतलब वहाँ लिखा हुआ था दीपक ट्रेडर्स या जो भी। तो मैंने बोला दीपक जी, क्योंकि मैंने सबको नाम से बोलता हूँ, बड़ा एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है नाम से बोलने से। मैंने बोला दीपक जी कैसे हो? कहता मैं अच्छा हूँ, बताओ। मैंने कहा दीपक जी कैसा चल रहा है धंधा? मैं लोगों से पूछता हूँ कि कैसा चल रहा है, क्योंकि ना उसी से उसका पूरा एटीट्यूड पता चल जाता है। आप किसी से इतना पूछ लो कि तेरा धंधा कैसा चल रहा है, उसका पूरा ब्लूप्रिंट आपके सामने आ जाएगा। तो दीपक बोला कि ना बड़ा अच्छा चल रहा है, परमात्मा की बड़ी कृपा है, काम ही वाह। काम है। जबकि दिवाली के दिन बैठा हुआ है, रात को 9 बजे में घर पे, उसकी भी तो लक्ष्मी पूजन होनी होगी ना। तो कह रहा है बड़ा अच्छा चल रहा है, परमात्मा की बड़ी कृपा है, मैं बैठा हूँ, मेरे को यहाँ पे अच्छी दुकान मिल गई है। मैंने कहा तो किराए की दुकान है? मुझे भी पता चल रहा था क्योंकि वहाँ पे सारी दुकानें ना किराए की हैं वो। मैंने कहा बड़ी तो किराए की दुकान है। कहता तो क्या हो गया, मेरी रोलिंग तो है ना पैसे की। ऐसा नहीं है कि वो लाखों कमा रहा था, हो सकता है महीने के 20-30 हजार ही निकाल रहा हूं एंड में। लेकिन बट ग्रैटिट्यूड। योर एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड डिफाइंस द ब्लूप्रिंट ऑफ योर लाइफ। इवन जब इंसान मरता है ना, वो अपने डीएनए में पता क्या लेके जाता है? वो यही, ये सारे इमोशंस नेक्स्ट जन्म में आ जाते हैं सारे। कृष्ण जी बोलते हैं बात बहुत बार कि जब भी तू मरेगा ना बेटा, तेरी सारी साधना जो है ना वो आगे की तरफ मूव ऑन हो जाएगी। तो तू आज बिल्ड करना अपने एटीट्यूड को। इसलिए आपने देखा कई बच्चे जब पैदा होते नेगेटिव, कई बच्चे जब पैदा होते ही पॉजिटिव, मतलब 2-3-4 साल में आपको उसका बिहेवियर पता चल जाता है। तो वो आप अपनी अगली मेमोरीज, अगले डीएनए तक लेके जा रहे हो अपनी वो। तो उसने इतना ग्रेटिट्यूड दिया कि उसका ग्रेटिट्यूड मेरे में भी झलक गया। मैंने कहा थैंक यू दीपक जी, थैंक यू। मतलब आप यू रिफ्लेक्ट द अदर पर्सन ना। हमारे घर में एक दीदी आती है, सफाई वाली मेड जो है मेरी, उनसे आप जब भी पूछोगे ना, वो इतने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आंसर देंगे। दीदी आपका काम अच्छा चल रहा है? वो कहेंगे अरे परमात्मा की कृपा है, सारे लोग मुझे ही बुलाते हैं काम के लिए, मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता। एक्चुअली आप यकीन नहीं मानेंगे, उनके पास टाइम नहीं होता है। वो जितने घंटे हमारी सोसाइटी में रहते हैं, सारे घर वही करती हैं लगभग। लेकिन उनके अंदर वो ग्रैटिट्यूड है कि वो काम कर रही हैं और उसका शुक्राना भी भेज रही हैं उस ईश्वर को कि आपने काम दिया है, मैं नहीं कर रही हूँ। वो निमित्त बन गई हैं। वो निमित्त बन गया, और निमित्त बनने से तो इतने ज्यादा मैजिक घटित हो जाते हैं। एक ना लड़की थी, दुबई में है, हमारी एक स्टूडेंट है। तो उसके घर में जो लड़की आती थी ना, वो नेपाल की है। तो शी इज अ डॉक्टर, मतलब वो अच्छी पोस्ट पे थी, बट उसका पति जैसे कैसे उसको दुबई ले आया। तो वो ना अंदर से बड़ी घुटी हुई थी, सप्रेस थी कि यार मैं डॉक्टर थी वहां पे, मेरा पति जैसे कैसे मेरे को दुबई ले आया, अब मैं किसी के घर बैठ के उसके बच्चों को पाल रही हूँ। तो बड़ी परेशान थी वो, तो क्योंकि इमोशनली बड़ी ना सप्रेस थी। जब आप एक्सेप्ट नहीं करते ना तो आप सप्रेस हो जाते हो, आप आसपास के एनवायरमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करते। तो बड़ी तंग थी वो इला जी। फिर क्या हुआ कि हमें पता चल गया, मतलब मेरी स्टूडेंट को पता चल गया। तो शी डज अ बैच फ्लावर करती है वो। बैच फ्लावर एक बड़ी अच्छी थेरेपी है, आपने सुना होगा उसके बारे में। तो वो आयुर्वेद की कोई एडवांस फॉर्म है। तो उसने उसको बैच फ्लावर थेरेपी दी कि वो सप्रेस ना हो। तो वो जैसे जैसे खिलती गई ना, मतलब आपके जो उसके घर का एनवायरमेंट ही चेंज हो गया। तो आपके घर में जो आ रहा है उसके बिलीफ भी इवन आपके बच्चे में ट्रांसफर होते हैं, आपने देखा होगा। अगर आपके घर में मान लो कोई गुजराती लड़की आ रही है और वो पर्टिकुलर टोन बोल रही है, तो आपके बच्चे में भी वो बिलीफ ट्रांसफर हो रहा है। तो यू बिलीव, ह्यूमंस के बिलीफ एक दूसरे से ट्रांसफर हो जाते हैं। बी द बेस्ट पर्सन ऑफ योर लाइफ, बी द बेस्ट ओपन हार्टेड पर्सन ऑफ योर लाइफ। अट्रैक्ट, इतना पैसा अट्रैक्ट करो, और करो बिल्कुल एथिकली, करो बिल्कुल हुनर सीख के। पैसा आएगा कहां से? आएगा तो हुनर से ही। कितना मर्जी बात कर लो, हुनर से ही पैसा आना है। हुनर को जोड़ो ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ, सो करो ना बड़ा। सर डिविनिटी का क्या रोल होता है इसमें? क्या डिवाइन पावर की भी इंटरफेरेंस होती है हमारे मैनिफेस्टेशन में? बिल्कुल होती है डिवाइन पावर की। आपकी दुआएं जब कबूल हो जाती हैं तो आपकी मैनिफेस्टेशन चुटकियों में घटित हो जाती है। आपकी दुआएं कबूल पता है कैसे होती है? आपकी दुआएं कबूल होती हैं, आप बहुत ज्यादा मैकेनिकल मत रहो। किसी ने बोला यार वो ना चर्च में वो प्रेयर लिखी थी, मैं वो पढ़ लूँ तो हो जाएगा। किसी ने बोला गीता में वो प्रेयर लिखी थी, मैं वो पढ़ लूँ तो हो जाएगा। आई रिस्पेक्ट गीता, कुरान, एवरीथिंग आई रिस्पेक्ट। लेकिन जो आपके दिल से प्रेयर निकलेगी ना, और डिविनिटी को जो इंप्रेस कर गई। किसी ने बोला मैं प्रार्थना में मांग लूं, मत मांग, प्रार्थना में तो बिछ जाना है। तो जिस दिन आप बिछ गए परमात्मा के सामने,
बिछ गए आप, आपने मांगा कुछ नहीं, आपने परमात्मा को बोला बताओ परमात्मा मैं क्या दे सकता हूं, जिस दिन आप परमात्मा के सामने बिछ गए, आपकी सारी दुआएं बिना कहे कबूल हो जाती है। तो बस आपको बिछ जाना है, बिछ जाना है परमात्मा के आगे। द डे यू सरेंडर योर सेल्फ, द डे एवरीथिंग विल स्टार्ट गेटिंग मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। मतलब जो ना देते थे जवाब, उनके जवाब आने लगे, जो ना देते थे जवाब, उनके जवाब आने लगे। वक्त बदला तो मेरी नींद पे भी आम आने लगे, वक्त बदला तो मेरी नींद पे भी आम आने लगे। और शायर बोलता है कि सवारो कुछ इस कदर अपनी शख्सियत को, सवारो कुछ इस कदर अपनी शख्सियत को कि पाने वाले को नाज हो और खोने वाले को गम, कि पाने वाले को नाज हो और खोने वाले को गम, सवारो कुछ इस कदर अपनी शख्सियत को। और शख्सियत तब संवरती है जब आप परमात्मा के आगे बिछ जाते हो। जब आप अपनी मैं को लेके बैठे रहोगे तो किधर बिछोगे? एक पत्ते ने डिसाइड किया कि सारा पेड़ अलग चल रहा है, मेरे को अलग चलना है, कितना अलग चलेगा, कितना अलग चलेगा? तो कई बार उसकी रजा में राजी हो जाने से ना पूरी लाइफ आपकी गोल्ड हो जाती है। और ये वो गोल्ड नहीं है जो टाइम के साथ कम ज्यादा हो, ये वो गोल्ड है जो डिविनिटी वाला गोल्ड है। थैंक यू सो मच सर, काफ़ी सारी चीज़ें आज हमने, और मुझे लगता है कि ये मैनिफेस्टेशन वाला पॉडकास्ट भी था, न्यूमरोलॉजी भी थी इसमें, और इसमें स्पिरिचुअलिटी भी थी। हमने तीनों को कंबाइन करके लोगों को गाइड करने की कोशिश करी है कि वो अपनी लाइफ में कैसे बेस्ट वर्जन ऑफ देयर सेल्फ बन सकते हैं। थैंक यू इला जी फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू अस। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।